और कहानी है मुरैना के मनोज से आईपीएस मनोज बनने की। ये कहानी है चंबल के एक छोटे से गांव मुरैना की। कहानी है मनोज की और कहानी है मुरैना के मनोज से आईपीएस मनोज बनने की। ये मेरी कहानी है, या सच कहूं तो ये हर उस लड़के की कहानी है जो मेरे जैसा है या कभी मेरे जैसा था। कहने को तो इस किताब का मुख्य किरदार मैं ही हूं, लेकिन आप इसमें खुद को या आपके आसपास रहने वाले किसी लड़के का मुख्य किरदार पाएंगे। अब भूमिका तो बन गई, लेकिन एक सवाल तो अभी भी आपके मन में घर किए होगा कि भैया आप यानी कि मनोज आईपीएस बना कैसे? सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार मेरे एक दोस्त रविकांत ने मुझसे कहा था कि भाई मनोज, सिर्फ हिंदी का झुनझुना बजाने भर से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। हिंदी से बीए कर भी लिए ना तो भी नौकरी की मेज से पहले ही हिंदी की वजह से तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो मैंने रविकांत से कहा कि यार रविकांत, एक बात बता, जब पूरा हिंदुस्तान हिंदी के कागजों पर चलता है, फिर हिंदी भाषा क्यों किसी गाली जैसी लगती है? क्यों हिंदी के स्टूडेंट्स को अनपढ़ के जैसे देखा जाता है? ऐसा ही था मैं, बगावती लड़का जो एक समय अपना 12वीं का एग्जाम भी पास नहीं कर पाया था। लेकिन जब जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पर आया तो समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। उसके बाद ले देकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मुझे जोर से धक्का लगा और मैं पुलिस के लफड़े में पड़ गया। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे एहसास दिलाया कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे उससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़ेगी। इसी एहसास ने पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेशन दिया। पर जब ग्रेजुएशन करके मैंने अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए, तब बीए में इंग्लिश लैंग्वेज ने मेरी आने वाली उड़ान को जकड़ लिया। खुद को बहुत समझाने के बाद मैंने हिम्मत करके बीए में इंग्लिश को अपने सब्जेक्ट्स में शामिल किया। तब जाकर पता चला कि सिर्फ बीए पास करने से भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी जब तक जबान से फटाफट न निकले तब तक मार्केट में इमेज कहां बनती है। यहीं से मुझे लगा पीएससी का चस्का। पीएससी जिंदगी बना सकती है। जब यह समझ में आया तब मेरे हालात बद से बदतर हो गए। एक वक्त तो न रहने को छत थी न खाने को खाना, लेकिन मेरा गिर कर उठना यहीं तक नहीं था। मुफ्त में कोचिंग की पढ़ाई के लिए मैंने अपने मास्टर के कपड़े धोए, टॉयलेट साफ किया, और इन सब के बदले उपलब्धि में मुझे कुछ ऐसा मिला जिस पर अंत तक मेरे सिवा किसी को भरोसा नहीं हुआ। उस उपलब्धि की चर्चा आगे करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि मुझे तो यह तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा निकालते कैसे हैं। मेंस और इंटरव्यू की तो बात ही छोड़िए। लोगों ने सिर्फ इतनी हिदायत दी थी कि पढ़ते रहो, बिना थके बिना रुके लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तब तक जब तक उम्मीद की दीवार पर लास्ट अटेम्प्ट का हथौड़ा ना पड़ जाए। और मेरी हिम्मत तो देखिए। इसके बाद सवाल पूछा तो कैसे पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बनते? अब इसका जवाब तो आपको किताब सुनने में ही मिलेगा ना। सब यही जान लेंगे गुरु, ये तो बस एक ट्रेलर है। अभी असली कहानी और कहानी के असली ट्विस्ट तो आगे हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं मनोज यानी कि मेरी कहानी 12th फेल, आपके अपने कुकू एफएम पर। कैसा हो अगर इम्तिहान की किताबों को पढ़ने की जगह अगर परीक्षा के वक्त आपका मन उपन्यास पढ़ने का हो? कैसा हो अगर आपको पता चले कि जिस परीक्षा की तैयारी आपने की ही नहीं, उसी परीक्षा के आस में आपकी माँ सपने संजोए बैठी है? यही हाल मनोज का था। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए सुनते हैं अगला एपिसोड। मार्च की सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 12th का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसीलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं,
तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, एक वो हमाऊ मोड़ा है जो बिल्कुल ना पढ़त है, और एक वो मनोज है जो छत पर रात भर लालटेन से पढ़त रहतो। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल दिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स से कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में पूरा उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अब भी पानी भर रही थीं। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला, तू फर्स्ट दे पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही वे बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना आसान नहीं है। हाँ। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा भैया। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में बहुत होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। अरे ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट ही आएगा। ये कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। परीक्षा की सुबह सरप्राइजिंगली मनोज जिस भरोसे बोर्ड्स के पेपर देने के लिए बैठा था वैसा कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि बोर्ड के पहले ही दिन मनोज की मुलाकात हुई किसी ऐसे शख्स से जिसके आगे क्या प्रिंसिपल क्या मास्टर जी सब गर्दन झुकाए खड़े थे। पर कौन थी वो हस्ती और किसमें थी इतनी जुर्रत जिसने सालों से चली आ रही प्रक्रिया को अचानक बंद करवा दिया? जानने के लिए सुनते हैं शो का अगला एपिसोड। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात पे था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को लेकर उनके घर वापस आया तो उसकी मां दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर मां ने कह दिया, रुक जा, आती हूँ। परीक्षा का समय हो रहा था, इसीलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया और बेटे को जाते देख मां देहरी पर बैठे बैठे चिंतित होकर बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का, खाली पेट पेपर देवे मत जा। मां ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। लेकिन मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने मां की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसीलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थीं। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा दीजो, तुम्हारे सहारे है। हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वो पुलिया पे आया तो वहां विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वो नाराजगी के स्वर में बोले, न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा है, न किताबें पढ़ी हैं। तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नजर घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहां से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था।
पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। उसमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, पढ़ के न थानेदार होत को मास्टर बन के ऐसे ही स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, ना ना, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, अब हमारी लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है और इसी नकल के भरोसे तो उसे 12th पास करने की उम्मीद थी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से ही पास की थी। तभी धड़ धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। टेम्पो की आवाज सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियों को अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाएगा रे? 3 एक्स्ट्रा बिठाई ली हैं, उतार भी ने, बे मेरी सवारी है। पिछले कुछ महीनों से सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटरों को इस बढ़ती प्रतियोगिता से आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसीलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपनो, जे मेरे काम है, बस न चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया, लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, इसीलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था ये। दुश्मन का पड़ला भारी होते देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति होती है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलावो, भुला देंगे, होश में रहिए। बल्ले भी कम नहीं था, उसने इस चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस न निकाल पावेगो, ध्यान रखिए। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता हुआ जौरा की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में करवाया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पर पास नहीं हो पाते थे, इसीलिए नकल से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद से मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे और संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नजरों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसीलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थी, जिस पर विद्यार्थी बैठ गए थे। घंटी बज गई और पेपर बट गया। पेपर को 1-2 बार अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना और फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था।
अब दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर एक हलचल हुई। एक सफेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है, इससे क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी, उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, जी तो एसडीएम दुष्यंत सिंह है। दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, अब खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूल शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फोन लगाकर एसडीएम की करतूत कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्य प्रणाली से परिचित था तो उसने कहा, दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था उजाड़ने में मजा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए और कॉपियां खाली छूट गईं। पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसीलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चिकर चाहे तो वह सिर्फ इति सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में उसने चकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसीलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका एहसान मानेगा। सरकारी ताकत का रुतबा आपके लिए 10 रुपए का क्या मोल है? आप कहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 10 रुपए में आता ही क्या है। लेकिन इसी 10 रुपए की वजह से मनोज को मिली है अपने जीवन की पहली सीख, और सीख भी कुछ ऐसी जिसने उसका साथ जीवन के अंत तक नहीं छोड़ा। अगर आप भी उस सीख को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो सुने ऑडियो बुक का अगला एपिसोड ओनली ऑन कुकू एफएम। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जमा हो गए। मनोज भी इस टीम का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वो शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से कहा, आज जोरा में टूर्नामेंट है, 100 रुपये एंट्री फीस है, 10 रुपए की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपए देने हैं। मनोज जानता था कि उसके लिए 10 रुपए जुटाना इतना आसान नहीं है। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे, तब माँ को 10,000 रुपए दे गए थे। 7 महीने में सब खर्च हो गए। तब से ना पापा आए और ना ही उन्होंने तनख्वाह भेजी। मम्मी अब उधार मांग कर घर चला रही है। इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर बात कर रही है।
छोटा भाई कमलेश घर में नहीं है। वो या तो सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश्य आवारा घूमना ही उसका शौक है। मम्मी की बैठक खत्म हो गई थी, उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। मनोज ने पूछा, मम्मी अरे 10 रुपए दे रही क्या? मैच खेलन जाबो है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे ना है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीने से मुंह न दिखाओ, मैं उधार मांग मांग के घर चला रही हो। मनोज को लगने लगा कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफेद मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए टीम के पास पहुंच गया। जौरा के मंडी मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था, जिसमें 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसीलिए उसे आज खेलने का मौका नहीं मिला। टीम में जगह ना बना पाने के कारण उदास मनोज टेंट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करनी शुरू कर दी। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाए। ए लाल टी शर्ट, पिच पे मती चले। एक काली शर्ट, वो गए घुस रही है मैदान में, जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वो बाद में आएंगे। कमेंट्रेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 112 रन बना दिए। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर चौके चढ़ दिए। तभी टेंट में हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आ गए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाएं। दुष्यंत सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में डाल दी। दुष्यंत सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज उन्हें नजदीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन उसकी नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उसके अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हो गया। उत्साहित पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफी की 2 लाइनें गा दी। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुष्यंत सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो? पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वो जल्दी में थे। इस तरह की कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम ने 55 रन में 5 विकेट गंवा दिए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन बनाकर अब भी खेल रहा था और दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर अगर वो खड़ा होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी। लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसकी गांव की टीम हार रही थी। वो इसी मानसिक जद्दोजहद में था, तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए।
इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे और विकेट रोक कर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो गई थी। दुष्यंत सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री पर गया। वो इस तरह की कमेंट्री से बहुत प्रभावित हो रहे थे। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी दुष्यंत सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज के मैच न खेलने का दुख एसडीएम की इस तारीफ से खत्म हो गया। उसने मैच खत्म होने तक उत्साह से कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरे खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी बात कही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। तालियां! मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। मनोज ने आज अपनी कमेंट्री से जौरा में अपने गांव का सम्मान बचा लिया था। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, जी मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। अपनी तारीफ के लिए हमेशा ललायित रहने वाले मनोज की दुष्यंत सिंह ने आज भरपूर तारीफ की थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा रहा था। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, रिश्तेदारों के साथ आपका अनुभव कैसा है? अगर आप अच्छा कहने वाले हैं तो फिर भैया आप उन 5% लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जिनके रिश्तेदार साक्षात देवदूत होते हैं। क्योंकि बात चाहे मेरी हो या मनोज की हो, रिश्तेदार हमें दुखी देखकर ही सुखी होते हैं। तभी तो मनोज के एक रिश्तेदार ने उनके घर पर ऐसा कुछ किया जिसके बाद उसके पिता को अपनी जान छुड़ाने के लिए वापस लौटना पड़ा। उस हरकत के बारे में अगर जानने को आप इच्छुक हैं तो अगले एपिसोड पर क्लिक कीजिए। मनोज के पिता रामवीर शर्मा को गांव आए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके पैसे मम्मी को मिल गए थे। मम्मी ने उधार पटा दिए, लेकिन वह पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए भी उन्हें 1 महीना हो गया है, लेकिन नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि 1-1 महीना नौकरी पर ना जाए? मम्मी ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने उसी ऊंचाई के स्वर में जवाब दिया, तो काम कर अपना। तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने करी है नौकरी? गंवार, अनपढ़। मम्मी अपने खानदान पर पिता के कटाक्ष से तिलमिला गई। मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूँ। साल भर गायब रहते, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हमें? लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे मम्मी की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका भाई श्याम सुंदर आ गया। श्याम सुंदर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई रामवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल है गयो। उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन वो अपने भाई की सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने सामने फैले कागज समेटकर पलंग के नीचे संदूक में जमाए और उठकर जाने लगे। पिता के इस पलायन को देखकर श्याम सुंदर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की। हिंदी छोड़ सभी विषय में फेल हो गए हो। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, बल्कि किसी अपरिचित के फेल होने की खबर दी जा रही है। सुख दुख क्रोध विषाद से परे उनका चेहरा पूर्ववत जड़ बना रहा। फेल पास, यश अपयश
उन्नति अवनति हानि लाभ से परे था उनका व्यक्तित्व। उन्होंने श्याम सुंदर को अनसुना करके बक्से में छोटा सा ताला लगाया और एक दो बार उसे हिलाकर देखा और बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्याम सुंदर मनोज के फेल होने जैसे रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाह रहा था, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी न छू पायो। अंग्रेजी में 50 में 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर मां ने बोलना शुरू किया। मोड़ा फेल हो गयो, पर इनके कान पे जू न रेंगती। पिता ने जब ये उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कश खींचे और श्याम सुंदर के चेहरे की ओर देखा। श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्य याद दिलाने शुरू किए। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ। साथ रहोगो तो कुछ पढ़ लेगो, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगो। है गयो ना फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रह रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल से मनोज, कमलेश, छोटी बहन रजनी और मां को गांव में ही रहना पड़ रहा था। पिता उन्हें अपने साथ ढिंडोरी लेकर नहीं गए। मनोज ने पढ़ाई के सबसे जरूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। कमलेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। रजनी तो लड़की थी, पिता की नजर में उसे पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्याम सुंदर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज में निष्कर्ष वाक्य बोला। अगले साल हो जाएगा पास। इतना कहकर वो लापरवाही और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से उतरने लगे और उतरते उतरते मम्मी से कहा, अरे 10 बज गए, नाश्ता कब बनावेगी? भूख से मारबे को विचार है का? मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया है तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिले थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविता, कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन हिंदी अकेला उसका बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी उसे धोखा दिया था। माय बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखते समय केवल पहली लाइन उसने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश। इसके बाद उसे गलत स्पेलिंग और टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइनों के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर है गए, कब तक मुंह लटकाए रहेगो? विष्णु फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले, नकल को भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मोए समझा ही ना आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूं बताओ? तीनों मित्र बात करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थीं। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला, तू आ गयो, नीकू बाल्टी खींची दे। मनोज के द्वारा बाल्टी खींचने के बाद आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद उसे दे दिया। लल्ला, तू फर्स्ट दे पास होएगो। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराशा की फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। पास खड़े चाचा श्याम सुंदर ने भी बुढ़िया का आशीर्वाद सुन लिया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आसपास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज में बोलना शुरू किया, अरे ताई, अब का फर्स्ट आवेगो? मनोज तो पास ना हो पायो, फर्स्ट की तो बात दूर। मनोज अपने सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया, लेकिन राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में अब कुछ ना धरो, बीए में चप्पल चटका रहे हैं, तू तो कहूँ काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वो अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश, जो धंधे के लिए लाखों रुपया चाहिए, कहाँ से लाएंगे? भविष्य के प्रति निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। उसका छोटा भाई कमलेश सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी।
माँ ने पिता से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, सवेरे आ जाएगा, परेशान ना हो, तू रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे कमलेश आ गया। वह अपने किसी दोस्त के यहां जौरा चला गया था। बोर्ड रिजल्ट्स की घोषणा। सरकारी कुर्सी की ताकत कितनी होती है, इसका पता हर इंसान को तभी चलता है जब वो खुद उस ताकत को देखता है। यही हुआ मनोज के साथ। उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे कुर्सी और कुर्सी पर बैठने वाले की अहमियत उसे बता दी। हालांकि वो घटना सिर्फ मनोज के लिए ही नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए आंख खोलने वाली है। आइए उसके बारे में शो के अगले एपिसोड में जानें। कमलेश जौरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था, बल्कि विचारों की एक नई रोशनी लाया था। वो परिवार को पटरी पर लाने के लिए एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। अरे बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहो है, इसलिए अपनो पुरानो टेम्पो बेच रहो है। 40,000 में महीने के 8-10 हजार कहूँ न गए और मैं चला लेंगो। मनोज जानता था कि 12th फेल हो जाने के बाद उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसे अब किसी काम धंधे के बारे में ही सोचना चाहिए। इसीलिए उसे कमलेश की योजना उपयोगी लगी। उसके आसपास के सभी लड़के सब यही काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ पैसा अधिक है उसने जौरा में किराने की दुकान खोल दी है। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूट डाल दिया, और जिसके पास जमीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा जमीन थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था। इसीलिए धंधे के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया, अरे टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ोगे, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत ही इज्जत है तुम्हारी। घर घर जाके उधार मांगते हो तब न जाती इज्जत तुम्हारी। मोड़ा मेहनत करके कुछ करबो चाह रहे हैं तो जे मदद करबे की जगह टांग अड़ा रहे हैं। माँ का उल्हाना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा रहे हैं। पिता को कपड़े जमाते देख वह ठगी रह गई। उसे लग रहा था कि वो पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, काम बहुत पेंडिंग है ऑफिस में, अब मैं निकलता हूँ, जल्दी रोटी बना, खा के जाऊंगा। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उसे उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है। लेकिन कमलेश की अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने कहा, बाप तो तेयो एन मौके पे भजी गयो, अब मुँह से क्या चाहते हो? मैं कहाँ से 40,000 रुपये लाऊं? बहुत देर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष निकला। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे रखे हैं, 30,000 तो पंडित कालीचरण से उधार मिल जावेंगे। जेवर रखे हैं, गिरवी रख देऊंगी। 40,000 में बल्ले का सेकंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर मनोज को मिली। मनोज ने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज लगाना शुरू किया। हाँ बोलो भाई, सहरा भर्रा भाग चीनी मुरैना, कहाँ चल रहा बोलो। थोड़ी देर में मुरैना की 5 सवारियां मिल गईं। टेम्पो सवारियां लिए मुरैना की ओर बढ़ गया। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपए माँ को दिए। माँ दोनों बच्चों के इस तरह से पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक हो गई। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया। बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होंठ पपड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया
और उसने कहा, अरे चिंता काहे कर रही है, अब तेरा मोरा कमाने लगे। हाँ। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200-250 रुपए दोनों बेटे कमाकर लाते रहे। माँ को लगा यदि इसी तरह से टेम्पो चलता रहा तो जल्दी उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण उसे अपने बच्चों से उम्मीद होने लगी थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से संभल जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बाग चीनी चौराहे पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें काहे को रोक रखा है? कागज तो पूरे टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उन्हीं से जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट करके 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बाग चीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और कमलेश टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास के बालाजी बस सर्विस की बस निकली और उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्लाया, अरे गई थी ना, जा रोड पे टेम्पो चला वो भुला देंगो, अब चला टेम्पो। ये वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो वो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा, सब मेरे टेम्पो के सारे कागज सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया, मतलब। थानेदार ने दीवान को आदेश दिए, दीवान जी, बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल की युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। उसको बाग चीनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने? एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जबान चलाता है। मनोज रुआसा होते हुए बोला, यार झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब थानेदार अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, बंद करो दोनों को अंदर। जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों के तले जमीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाएं, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहमदिल हैं। अब जाओ, लेकिन अब ये टेम्पो कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से छूटने के इंतजार में कई टेम्पो थाने के बाहर खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे थे। दोनों समझ गए कि अब कोर्ट से छूटने का मतलब है कि उनका टेम्पो भी यहां खड़े खड़े कबाड़ हो जाएगा। थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से पहला सामना था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं, भक्षक बन गया था। रात हो गई थी, इसीलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश, दुखी, टूटे हुए, पराजित से। आंखें आंसुओं से अब भी भरी हुई थीं। मां को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। घटना सुनकर मां की आंखों में भी आंसू आ गए। घर को पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक चकनाचूर हो गई। पर मां ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। रात भर मनोज छत पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई। जागता रहा सारी रात। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी।
कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वह सूख गए थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था वो सपना टूट गया था। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को संभालने की कोशिश की जा रही थी, पर अचानक सब बिखर गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे तूफान को थाम ले। वो अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने बिना भूमिका के अपने मन के क्रोध को राकेश से कहना शुरू किया। जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सलूक करती जैसे हम चोर लुटेरे हो। जिसके पास 5-5 बसें हैं, पैसा है, क्या सड़क उनके बाप की है? गरीब अपना टेम्पो नहीं चलाए क्या? इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहानी सुनाई। राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते देखा तो वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। कोई नई बात बता, जे तो सब जानते हैं। आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परेशान है रहो है। रोज जई लड़ाई झगड़ा है रे, गरीब ऐसे ही पिस रहो है। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया। ना पर जे तो गलत है ना, है? जो ईमानदारी से अपन काम कर रहा हो उसे काहे को सताए जा रहा हो? राकेश ने जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश की। मनोज, इसीलिए आदमी मेहनत कर तो, अपने मोड़ा मोड़िया ने पढ़ावतो, नेता पुलिस से दोस्ती कर तो। तुम्हारे पास पैसा होते तो थानेदार के मुंह पे मारते। तुम्हें नेता, विधायक, कलेक्टर, एसपी जानते तो वे थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देते। पर तुम तो ठन ठन गोपाल, कोई ना जानतो तुम्हें, ना तुम जानते काहू के। मनोज को ये कड़वी बात पसंद नहीं आई। अच्छा, तो मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि झूठे केस न बनाए, गरीबन पे अत्याचार न करे? वो नियम और सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था, लेकिन राकेश ने कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी। तेरे जैसे लोग गाड़ीबाजी ना कर सकत, सवारी बैठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीना जौरा पुलिया पे चली ना हती गोली, एक टेम्पो वाले की जांघ में घली हती। तू रहन दे, लड़ाई झगड़ा, पुलिस कचहरी, सड़क पे मारपीट जे तय बस के ना है। मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेशान था, उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलताऊ और रोजमर्रा की घटना मान लिया। पर थानेदार की शक्ल याद करके मनोज को रह रहकर क्रोध आ रहा था। पर मैं उस थानेदार को भूल नहीं सकता। राकेश भी अपने सिद्धांत पर डटा रहा। तो ना भूल, सब थानेदार ऐसे ही होते हैं, राजा हरिश्चंद्र ना होत। ना ना, कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे। मनोज के मन ने कल्पना की। मनोज की व्यथा अंधकार में प्रकाश की खोज कर रही थी। कहीं से वो आश्वासन चाहता था कि न्याय की पक्षधरता अभी जिंदा है, पर राकेश उसे यह तसल्ली किसी तरह देने को तैयार न था। अच्छे थानेदार मैंने तो ना सुने, पर मैंने सुनो है कि एसडीएम दुष्यंत सिंह गरीबन की सुनतो है, ईमानदारी से काम करतो है, बड़ी तारीफ सुनी है। तू तो एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिल ले, हो सकत है टेम्पो छोड़ जाए। मनोज को राकेश की यह सलाह पसंद आई। दुष्यंत सिंह के नाम से उसे उम्मीद दिखने लगी। जौरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और कमलेश अपना टेम्पो छुड़वाने के लिए एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दुष्यंत सिंह तो उसकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे थे, उसे योग्य मान रहे थे। टेम्पो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत ही खुल जाएगी। मनोज यही सोच रहा था कि दरबान ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम तो लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वो नहीं लिख सका। उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाएंगे ही नहीं। मनोज उनकी नजर में योग्य बना रहना चाहता था, इसीलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिख दिया। कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात करेंगे। और उसने सोचा कि मौका मिलते ही वो उनसे टेम्पो छुड़वाने की भी बात कर लेगा। मनोज इसी उधेड़-बुन में गेट पर खड़ा था और उसे अंदर बुलाया गया। उसने देखा कि दुष्यंत सिंह एक ऊंचे डाइस के पीछे बैठे।
और उनका रीडर आज के केस की फाइलें उनकी टेबल पर रख रहा है। दुष्यंत सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, ये मनोज है, जौरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी इज्जत मिलेगी। उसका मन गर्व से भर गया। कमलेश भी अपने मन की खुशी छुपा न सका और फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, मुझे लगता है कि अपनो टेम्पो छूट जाएगो। एसडीएम तो जानते है। मनोज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी दुष्यंत सिंह ने कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है। नहीं तो यहाँ बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े गए लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के ही लोग आते हैं। और इतना कहकर वो हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करता हुआ बोला, सर, ये बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शांति भंग करने के आरोप में एक 40 साल के आदमी को पकड़ा था। एक दिन के अरेस्ट के बाद आगे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए उसे एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। दोनों भाइयों ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार एसडीएम को सल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ रखा था और इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों यहाँ आए थे। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब, क्या मैटर है? थानेदार ने कहना शुरू किया, सर, मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोग शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसडीएम ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर दोनों भाई चौंक गए। कमलेश ने मनोज से कहा, ये तो वही दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने कही थी। अब मैं समझो, ये आदमी तो थानेदार को पालतू कुत्ता है। झूठी गवाही देके केस बनाओ तो मतलब आज का केस भी झूठो है। मुकेश बुरो फंसो। थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचा के मानेगो। आरोपी मुकेश पर दोनों को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर, मैं शाम को मजदूरी करके साइकिल पे जा रहा था, तभी मैंने देखा इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम को यह कह दे कि यह गवाह झूठा और मक्कार है। इसका काम ही झूठी गवाही देना है। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है, झूठे केस में लोगों को फंसाता है। पर वो कुछ कह नहीं पाया। एसडीएम ने आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दें? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर से थर-थर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी। औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर, ये बिल्कुल निर्दोष है। वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल में भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपए उधार दिए थे। कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस फंसाए दे हमें। मनोज को इस केस में अपना केस नजर आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था। औरत की बात सुनकर एसडीएम ने गवाह से पूछताछ शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। दिनेश ने अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थीं। उन्होंने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो, महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर पहले तक निश्चित खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ नहीं आया कि एसडीएम केवल शक्ल देखकर दिनेश की असलियत कैसे जान गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर मनोज को आश्चर्य हुआ। मुकेश की तरफ इशारा करते हुए एसडीएम ने दिनेश से पूछा, कहाँ गोली चलाई थी इसने? सर, नरेश के घर पर। दिनेश ने कहा, क्या तुम नरेश को जानते हो? तो एसडीएम ने पूछा। नहीं हुजूर। दिनेश ने जवाब दिया। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो नरेश का घर है? दुष्यंत सिंह ने दिनेश से पूछा। इस प्रश्न से सकपकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी कुछ कहने को नहीं था। दुष्यंत सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया था। उसकी कलई खुल गई। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। दुष्यंत सिंह ने अब थानेदार से कहा,
यादव जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये केस आपके द्वारा रचा गया एक झूठा केस है। इस गवाह ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी। ये सरासर झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि वो खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमजोरों का कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास पुलिस को देने का पैसा नहीं है तो उसे कभी भी थाने बंद कर दिया जाएगा। आज दुष्यंत सिंह ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को एक झटके में खत्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है, सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध। दुष्यंत सिंह ने अपने रीडर को ऑर्डर लिखवाया। केस समाप्त किया जाता है। मुकेश ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे छोड़ा जाए। इस गवाह पर झूठी गवाही का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जाए। इतना कहकर उन्होंने केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके फाइल रीडर के पास अपनी टेबल के नीचे पटक दी। मनोज इस केस को देखकर अभिभूत हो गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि इतना जल्दी कोई व्यक्ति सच और झूठ का निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी किसी झूठे और मक्कार आदमी को सजा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को न्याय मिल सकता है। वह अपने टेम्पो की सिफारिश को भूल गया। वह तो आनंद और आश्चर्य की अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मनोज, तुम अपने करियर के बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन दुष्यंत सिंह उसके आने का कारण भूले नहीं थे। मनोज ने जैसे किसी स्वप्न से जागते हुए कहा। जी सर। दुष्यंत सिंह ने पूछा, क्या लक्ष्य है तुम्हारा मनोज? तुम क्या बनना चाहते हो? दुष्यंत सिंह के सम्मोहन के जादू में बंधे मनोज के मुंह से निकल पड़ा, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। पर 12th फेल मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। वो तो बस उस पद के आकर्षण में बन सा गया था। बहुत बढ़िया। लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? कुछ देर पूर्व सपनीली डगर पर ले जाने वाले मनोज को दुष्यंत सिंह ने अचानक कठोर कांटों वाले यथार्थ पर ला पटका। सर अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श से झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वो 12th में फेल हुआ है और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद वह उसे अपने पास बैठने के लिए भी नहीं कहते। अपनी हीनता को वो झूठ के सहारे मिटाना चाह रहा था। देखो मनोज, स्टेट सर्विस में जाने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सिलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। सब डिवीजन में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहते हैं। दुष्यंत सिंह ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया। तो सर कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। अपनी पसंद के 2 विषय लेकर परीक्षा देनी पड़ती है। साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है। दुष्यंत सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि पीएससी में गणित और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। दुष्यंत सिंह ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर पीएससी की परीक्षा पास की थी। इसके बाद वो पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को दुष्यंत सिंह ने दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया और उस सपने को मन में बसाए वो घर लौट आया। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। कमलेश पूरे रास्ते उसे गालियां देता रहा। उत्साहित मनोज राकेश के घर पहुंच गया। विष्णु भी वहीं बैठा हुआ था। मनोज ने अपने मन की इच्छा राकेश से कह दी। राकेश, मेरी इच्छा दुष्यंत सर जैसा बनने की है। राकेश भैंस का गोबर उठाकर डलिया में डालते हुए मनोज से बोला। तो बन जाएगो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से कौन आवते हैं, आदमी ही बनते हैं एसडीएम। विष्णु को कुछ दिन पहले ही 12th फेल हो चुके मनोज के मुंह से इतनी बड़ी इच्छा सुनकर हंसी आ गई। वो जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। फिर उसने दोनों को सुनाते हुए कहा, मनोज तू अपनी औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है, तू तो क्लर्क भी नहीं बन सकता।
12th पास नहीं कर पाए तुम, चले डिप्टी कलेक्टर बन ले। आदमी को उतने बड़े ही सपने देखने चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। विष्णु ने मनोज के मन में पल रहे सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश की। यह बात सुन मनोज का स्वप्न भंग हो गया। उसे लगा कि जो लड़का 12th में ही फेल हो गया हो, क्या उसे इतने बड़े सपने देखने का हक है? निराश मनोज सिर झुकाकर बैठ गया। लेकिन राकेश विष्णु की बातों से अप्रभावित रहा। उसने गोबर की दूसरी खेप डलिया में डालते हुए कहा, मैं तो अब भी यही कहूंगा कि आदमी मेहनत करेगो तो कछु भी बन सकता है। विष्णु को राकेश की बात में अपनी पराजय महसूस होने लगी। उसने राकेश पर व्यक्तिगत आक्रमण करने का मन बना लिया। राकेश, तू क्या जाने पढ़ाई लिखाई की बातें, तू तो गोबर उठा। मैं 12th में फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। जब मैं डिप्टी कलेक्टर बनने की नहीं सोच पा रहा तो 12th फेल मनोज कैसे बन पाएगा डिप्टी कलेक्टर? लाखों लोग बैठते हैं परीक्षा में, तब बड़ी मुश्किल से 15-20 डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। विष्णु की बात सुनकर मनोज के मन में कुछ देर पहले आया उम्मीद का झिलमिलाता हुआ प्रकाश अचानक दूर हो गया। विष्णु ने अपने विचारों से मनोज के मन में कुछ देर पहले उठे उत्साह के तूफान को ठंडा कर दिया। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मोए तो जो समझ आता है बोल देता हूँ, तो बुरा ना मान विष्णु। राकेश ने पराजय स्वीकार करने के भाव से कहा। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु ने मनोज को सलाह दी। देख मनोज, तू इस जन्म में तो 12th पास ना कर पावेगो, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ। अपने गांव में नाश्ते की अच्छी दुकान नहीं है। समोसे, मंगोड़े और जलेबी की बहुत डिमांड है गांव में। टेम्पो चलाने से अच्छा काम है मंगोड़े बनाना। कुछ दिन जौरा के बाबूलाल मंगोड़े वाले के यहाँ ट्रेनिंग ले, फिर गांव में ही अपनी दुकान खोल लेना। राकेश की भैंस खेत में चारा खाने गई थी। भरपेट चारा खाने के बाद वह गर्दन हिलाते हुए घर वापस आ गई। भैंस के पीछे पीछे उसका बच्चा भी उछलता हुआ आ गया। राकेश ने विष्णु के उतावलेपन को कम करने के उद्देश्य से कहा, विष्णु तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगो। तू एक काम कर, रूपा को खूंटा से बांध दे, तब तक मैं इसके बच्चे को पानी पिले देता हूँ। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु भैंस को खूंटे से बांधने लगा। भैंस ने राकेश के स्थान पर अपरिचित विष्णु को देखा तो बिगड़ गई। उसने अपनी गर्दन हिलाई और विष्णु को सींग मारने के लिए झपटी। विष्णु इस अप्रत्याशित आक्रमण से संभल नहीं पाया और पीठ के बल गिर पड़ा। राकेश और मनोज को भी इस तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा कि विष्णु जमीन पर चित पड़ा है तो दोनों ने लपक कर उसे उठा लिया। विष्णु की सांसें तेज चलने लगी। होश में आते ही उसने पूरी घटना का जिम्मेदार राकेश को घोषित कर दिया और उसे खरी खोटी सुनाने लगा। राकेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दी। शुरू में 2-3 बार तो मुझे भी पटक दिया था रूपा ने, पर धीरे धीरे पहचानने लगी। अब तो इतनी होशियार हो गई कि खेत से चारा खा के इतनी दूर अकेले घर आ जाती है। इतना कहकर राकेश भैंस की गर्दन पर हाथ फेरता रहा। भैंस काफी देर तक राकेश का प्यारा स्पर्श महसूस कर अपनी गर्दन हिलाती रही। हाँ विष्णु, ये भैंस भी लगातार अभ्यास से अपने घर पहुंचने को रास्ता पहचान गई। जानवर भी लगातार अभ्यास से अपने घर पहुंचना सीख जाते हैं। हम तो फिर भी आदमी हैं। आदमी के लिए कुछ भी काम कठिन न है। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। राकेश ने एक आक्रामक विराम के बाद अपने मन में बहुत देर से रुकी हुई बात बचपन में पढ़े दोहे के माध्यम से कही। विष्णु को उम्मीद नहीं थी कि अनपढ़ राकेश भैंस के उदाहरण से पढ़ाई और सफलता के सिद्धांत की बात समझाएगा। मनोज के मन में छाई घोर निराशा के बीच एक बार फिर से उम्मीद की किरण फूट पड़ी। वो घर चला गया और रात भर वह छत पर लेटा सुदूर सपनों में खोया रहा।